हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बिहार जीविका भर्ती 2025 के सब्जेक्ट नॉलेज जो है, जिससे 20 नंबर का प्रश्न बनेगा, आपको पता है, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न बनेगा, उसमें एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले भी ये एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पे आज का हमारा ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। हालांकि इससे पहले हमने एरिया कोऑर्डिनेटर जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सेम सिलेबस है उस पर ऑलरेडी 11 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, ठीक है। तो हालांकि उसमें मैंने बोला था कि ये सिर्फ एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको फिर से स्टार्ट किया हुआ है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के साथ साथ। हालांकि आप लोगों को एक इन्फो दे दूं कि आप लोगों ने पीडीएफ की डिमांड की है, पीडीएफ की। तो देखिए, अभी मेरे पास पीडीएफ को प्रोवाइड कराने के लिए कोई साधन नहीं है, यानी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके माध्यम से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं। लेकिन हालांकि मैं सोच रही हूँ कि 1 से 2 दिन में, ये 2 से या 3 दिन में मैं एक जो टेलीग्राम चैनल होता है उसको मैं बनाकर वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। क्लास की पीडीएफ के साथ साथ ये जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो आपको 2 या 3 दिन तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो आराम से चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, ग्रामीण विकास का सामाजिक पहलू क्या है, ठीक है। आप आंसर भी इसका आप जब करें तो आप कोशिश करें कि, क्योंकि एक चैप्टर हमारा ग्रामीण विकास का पूरा ख़त्म हो चुका है, तो आप कोशिश करें कि जो भी अब एमसीक्यूज़ दें उसको अपने कॉपी में नोट करते हुए चले कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने प्रश्न गलत हुए, और जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण विकास का एक सामाजिक पहलू है। ग्रामीण विकास क्या है? एक सामाजिक पहलू क्या है? ग्रामीण विकास का जो सामाजिक सोशल साइड है वो क्या है? तो पहला है प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना या सड़कों का निर्माण करना। तीसरा है स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का विस्तार करना। और चौथा है कृषि और मशीनीकरण। आपको पता है कि ग्रामीण विकास का हमने पढ़ा है कि 2 या 3 साइड होते हैं, ठीक है। मेनली 2 होते हैं, एक सामाजिक पहलू होता है और एक आर्थिक पहलू होता है। उसके साथ साथ एक सांस्कृतिक पहलू भी होता है जो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सामाजिक और आर्थिक पहलू होते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि सामाजिक पहलू में क्या क्या सम्मिलित होते हैं और आर्थिक पहलू में क्या क्या सम्मिलित होते हैं। तो जो इसका राइट जवाब होगा, ये सामाजिक पहलू पूछ रहा है तो स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सामाजिक पहलू का हिस्सा है, जबकि प्रति व्यक्ति आय, सड़कों का निर्माण और कृषि का मशीनीकरण आर्थिक पहलू इसका होता है, ठीक है। ग्रामीण विकास का आर्थिक पहलू होता है। तो इसका जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका जवाब सही दिया होगा। अगर व्याख्या की बात कर ले तो स्वास्थ्य और शिक्षा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू है। क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य जो है जीवन की गुणवत्ता के सुधार में एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है? सामाजिक पहलू में आते हैं। और आर्थिक पहलू में प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक पहलू सड़कों का निर्माण और कृषि का मशीनीकरण ये आर्थिक पहलू है। तो ध्यान रखना है कि सामाजिक और आर्थिक पहलू में कौन कौन से हैं। हालांकि इसको हमने वीडियो में यानी क्लास में अच्छे से देखा था कि सामाजिक और आर्थिक पहलू क्या होते हैं। ये लोगों के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण से संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न पढ़ने के बाद आप इसका जवाब जरूर देते चलिएगा, अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा और लास्ट में बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपने 10 में से कितने प्रश्न किए, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी का क्या कारण है? अब रीज़न पूछ रहा है कि मौसमी बेरोजगारी का क्या कारण होता है। तो पहला रीज़न बता रहा है कि उच्च तकनीकी प्रगति, दूसरा है कृषि पर निर्भरता, तीसरा है शहरीकरण और चौथा है अच्छी सरकारी नौकरी, ठीक है। तो इसका आप राइट जवाब दीजिए कि क्या इसका होगा मौसमी बेरोजगारी का कारण क्या होता है। क्या उच्च तकनीकी की वजह से मौसमी बेरोजगारी होती है? नहीं। उच्च तकनीकी की वजह से जो मशीनीकृत या कहे कि तकनीकी बेरोजगारी होती है, ठीक है। और शहरीकरण के कारण तो बिल्कुल नहीं होता है। और अच्छी सरकारी नीतियाँ, जी नहीं, अच्छी सरकारी अगर नीतियाँ होती तो बेरोजगारी की समस्या ही क्यों होती, ठीक है। तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर नीतियाँ अच्छी होती तो आज इतने युवा बेरोजगार नहीं होते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब होगा। और इसकी व्याख्या करें तो कृषि गतिविधियाँ अक्सर मौसम और फसल चक्र पर निर्भर करती है। कृषि की गतिविधियाँ क्या होती है कि अक्सर मौसम
और फसल चक्र पे निर्भर करती है, जिससे साल के कुछ महीनों में बेरोजगारी यानी रोज़गार उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ महीने काम मिलने के बाद साल भर पूरी बेरोजगारी में निकल जाती है। क्योंकि आपको पता है कि फसल बुआई के टाइम आपको काम मिलेगा या कटाई के टाइम काम मिलेगा या बीच में छिटपुट काम मिलेगा, उसके बीच में आपको काम ही नहीं मिलता है। तो ठीक है, तो कृषि पर निर्भरता इसका राइट जवाब है। और यह एक प्रकार की बेरोजगारी है जो विशिष्ट समय पर होती है, एक इसका टाइम है, क्योंकि कृषि के काम अगर ख़त्म हुआ तो बेरोजगारी, आप बेरोज़गार हो जाएंगे। जो भी लोग खेतों में काम करते हैं, खेती का काम ख़त्म होते हुए बेरोज़गार हो जाते हैं। तो एक विशिष्ट टाइमिंग इसकी फिक्स होती है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं पंचायतों की, यही कह रहा है। तो इसका पहला जो जवाब है, देश के रक्षा बजट को नियंत्रित करना। ठीक है। दूसरा है, राज्यों के बीच सीमा विवादों को हल करना। तीसरा है, गाँवों में सड़क, जल निकासी और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना। और चौथा है, विदेशी निवेश को मंजूरी देना। तो आपको क्या लगता है कि पंचायत कौन कौन से काम करता है, इसका जिम्मेदारी क्या क्या है, यानी काम क्या करता है, इसकी विशेषता क्या है, पंचायतों की विशेषता क्या है, वे कौन कौन से काम कर सकते हैं। क्या वे देश की रक्षा बजट को नियंत्रित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रक्षा बजट के लिए तो रक्षा मंत्रालय है। ठीक है। राज्यों के बीच सीमा विवाद, इसको कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है, आपको पता है, इससे पहले की वीडियो में भी बताया था। और जो विदेशी निवेश को मंजूरी देता है वो तो विदेश मंत्रालय है और उसकी नीतियाँ होती हैं। ठीक है। तो बचा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका राइट जवाब होगा। पंचायत क्या करता है? तो गाँव में सड़क, जल निकासी और पीने की पानी की व्यवस्था करता है। अगर व्याख्या पे चले तो पंचायतों की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करना है। यह गांव के बुनियादी ढांचे और सेवाओं से संबंधित है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न को। और उत्तर आप अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए और लास्ट में चेक कीजिएगा कि कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वरोजगार और उद्यम को बढ़ावा देना था? ध्यान रखना है, स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वरोजगार और उद्यम को बढ़ावा देना था। कौन सी योजना थी ग्रामीण क्षेत्रों में? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, जवाहर रोजगार योजना या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और अंतिम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। ठीक है। तो इसका जवाब दीजिए, इसका राइट जवाब क्या होगा? कौन सी योजना थी जो स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वरोजगार और उद्यम को बढ़ावा देते हैं? तो ये जो होगा इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका राइट जवाब। ठीक है। मनरेगा के तहत तो 100 दिनों का काम दिया जाता है। उसके बाद ये इसका जो है उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वरोजगार के लिए समूहों में संगठित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। इस योजना का नाम स्वर्ण जयंती और स्वरोजगार शब्दों के साथ मिलकर बना, यानी स्वर्ण जयंती और स्वरोजगार शब्दों को शामिल करके इस योजना का नाम स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम योजना बना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सहकारी समितियां किस सिद्धांत पर काम करती हैं? पहला है ऑप्शन आपके लाभ के सिद्धांत पर, लाभ के अधिकतमकरण, लाभ के सिद्धांत पर, ये नहीं होना चाहिए था पर कोई बात नहीं, और सरकार का पूर्ण नियंत्रण का सिद्धांत पर, या आपसी सहायता के सिद्धांत पर, या वित्तीय एकाधिकार के सिद्धांत पर। तो आपको पता है कि सहकारी समितियां किस आधार पर काम करती हैं, उनका सिद्धांत क्या है? आपको पता है उनका सिद्धांत क्या है? तो आपसी सहायता का सिद्धांत, यानी लोकतांत्रिक सिद्धांत। आपसी सहायता का सिद्धांत क्या है? लोकतांत्रिक सिद्धांत है। तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सहकारी समिति आपस में सहायता और सहयोग के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है। ताकि सदस्यों की साझा जरूरतों को पूरा किया जा सके। आपको मैंने बताया था कि जो सहकारी समितियां होती हैं वो आपस में सहयोग करती हैं, यानी 10 लोग, इसमें मेंबर कितने होते हैं? 10 लोग मिलकर एक सहकारी समिति का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। तो मेंबरशिप भी आपको ध्यान रखना है कि 10 होते हैं और 10 लोग मिलकर, मान लीजिए 10 छोटे छोटे किसान मिलकर एक सहकारी समिति बनाते हैं और उसके माध्यम से ट्रैक्टर या अपनी जो भी ज़रूरतें होती हैं वो सहयोग करके पूरा कर लेते हैं अपनी। ठीक है।
तो इसको हमने वीडियो में अच्छे से कवर किया है, क्लासेस में हमने इसको अच्छे से देखा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, इसमें से कुछ छूट गया था, सॉरी। ताकि सदस्यों को साझा ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, और संकेतक ये छूट गया था, मिलकर काम करने की भावना, ये जो क्या है, सहकारी समितियाँ क्या है, मिलकर काम करने की भावना पर आधारित है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में ग्रामीण विकास की मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वर्ष 1950 में हुआ था, वर्ष 1974 में हुआ था, वर्ष 1991 में हुआ था, या वर्ष 2000 में हुआ था। तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1974 में किया गया था, ठीक है। यह मंत्रालय वर्ष 1974 में कृषि और सिंचाई मंत्रालय के हिस्से के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ध्यान रखना है, कृषि और सिंचाई मंत्रालय के तहत आया था, और किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया था, तो ये भी ध्यान रखना है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये आया था। कौन आया था, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, वर्ष 1974 और 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है। पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है, राज्य का राज्यपाल करता है, प्रधानमंत्री करता है, या राज्य का मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। तो आपको क्लासेस में भी मैंने बताया, और वैसे भी प्रश्नों को करते टाइम भी मैंने बताया कि राज्य का राज्यपाल जो है पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अब संविधान के अनुच्छेद 243, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आर्टिकल 243 के तहत पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य का राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। जो वित्तीय कंडीशन होती है उसकी ऑडिटिंग के लिए राज्य का राज्यपाल क्या करता है, एक वित्त आयोग का गठन करता है। यह एक संवैधानिक निकाय है और जिसका गठन राज्य स्तर पर किया जाता है। जो राज्य वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की स्थिति क्या कहलाती है। अल्प रोजगार की स्थिति क्या कहलाती है, जब कोई, पहला ऑप्शन है कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से बेरोजगार हो, या जब कोई व्यक्ति अपना क्षमता और इच्छा से काम कर रहा हो, या जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता से अधिक काम कर रहा हो, या जब कोई व्यक्ति केवल सरकारी नौकरी में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब देते हैं कि अल्प रोजगार का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता और इच्छा से कम काम कर रहा हो। वो मान लीजिए महीने के 30 दिन काम करने के लिए कर सकता है, बट उसको 10 दिन ही काम मिल रहा है। वो 8 घंटे काम कर सकता है या 12 घंटे काम कर सकता है, और उसको दिन में 2 से या 4 घंटे ही काम मिल रहे हैं। तो ये क्या होती है, ये अल्प रोजगार के अवसर होते हैं, ठीक है। अल्प रोजगार तब होता है जब लोग पूर्णकालिक काम करने के इच्छुक होने के बावजूद केवल अंशकालिक काम कर पाते हैं या अपनी योग्यता से कम काम करते हैं, ठीक है। आप 365 दिन साल में कर सकते हैं, लेकिन आपको 100 दिन का काम मिल रहा है, तो ये क्या है, अल्प रोजगार का उदाहरण है, ठीक है। इस स्थिति में व्यक्ति पूरी तरह से बेरोजगार नहीं होता है, लेकिन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं करता। ऐसा नहीं कर सकते कि उसे बेरोजगार भी नहीं कर सकते और रोजगार भी नहीं कर सकते, नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास में कृषि विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का क्या महत्व है। तो पहला ऑप्शन है इसका कोई महत्व नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत है, कुछ तो महत्व होगा। किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करना, या केवल शहरी उपभोक्ता के लिए, या केवल सरकार की जिम्मेदारी के लिए। तो जो कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चर मार्केट होती हैं, वो ऑप्शन नंबर बी, किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्रदान करने में मदद करती हैं, ठीक है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। व्याख्या अगर देख ले तो एक कुशल विपणन प्रणाली किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर उनकी आय में वृद्धि करती है। आप देखा है कि सहकारी समितियों में हमने देखा है कि कैसे सहकारी समितियाँ कई प्रकार की होती हैं। इसमें एक सहयोगात्मक सहकारी समितियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें सदस्य मिलकर वो काम क्या करते हैं, उपभोक्ता
नहीं, उपभोक्ता नहीं। एक सहकारी समिति है जिसमें आप अपना प्रोडक्ट देते हैं और वो प्रोडक्ट बेचती है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या था, ठीक है। और वो किसानों से क्या करते हैं, उपज किसान अपना जो भी सामान है या जो भी वो बेचना चाहते हैं उस समिति को देते हैं और वो समिति उन्हें बेचकर और उसका लाभ उन्हें प्रदान करती है, ठीक है। इससे क्या होता है, बिचौलियों के शोषण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसका सीधा संबंध किसानों की आय से है। और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पहला ऑप्शन है बड़े औद्योगिक शहरों का निर्माण करना, दूसरा है स्वदेशी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, तीसरा है केवल आयातित माल का उपयोग करना और चौथा है सड़क का निर्माण करना। तो जो महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य हैं, आपको पता है कि गाँव से जुड़े हुए थे वे, तो वे स्वदेशी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के पक्ष में थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। तो गांधी जी ने चरखा और खादी जैसे स्वदेशी उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है, ठीक है। यह आत्मनिर्भरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो हमने 10 प्रश्न कर लिए हैं। अब आप अपना अपना स्कोर कमेंट में बताकर ज़रूर जाइएगा कि आपने 10 में से कितने प्रश्न किए हैं, 10 में से आपने कितने सही प्रश्न किए हैं, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा या जो पढ़ रहे हैं उसका कितना आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अपना कमेंट में आप बताकर जरूर जाइए कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों को सही किया है और कितने प्रश्नों को गलत किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।